नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का AK-47 ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्वागत करता हूं। अपने इस मॉर्निंग सेशन के अंदर हंसी खुशी के साथ अपनी जो मुहिम चल रही है पढ़ाई की, उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो रक्त परिसंचरण का चल रहा था। टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और बातें जो अपने से जुड़ी हुई हैं, 2-4 बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। पहली चीज़, आप लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस जो हैं कमेंट्स में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो एक्चुअल में जब क्लास चल रही होती है तो उस समय इनको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि जो बिंदु लेकर के आप चल रहे हो उसके साथ में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अगर अपन लेंगे उस समय तो एक तो क्वेश्चन देखना पड़ता है, ध्यान डाइवर्ट होता है। फिर दूसरी बात, उसको बता रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ तक हो, या तो आप कोशिश ये करो कि जब टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद में आप कमेंट कर दो, जिससे हम आपके क्वेश्चन जो हैं आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो ड्यूरिंग द क्लास। कल की जो मॉर्निंग की जो सेशन की क्लास थी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे। दीपेंद्र नाम का बच्चा है, उसने कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें, जिससे आप पढ़ाई के प्रति जागरूक बनोगे और क्वेश्चन करोगे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे एक मैंने WBC का काउंट बताया था, WBC का नंबर बताया था। उस समय आप लोगों को बताया गया था कि WBC की जो संख्या है औसत रूप से 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिमी बताई गई थी। उसमें कुछ पहला एक क्वेश्चन तो ये था कि महिलाओं के अंदर WBC की संख्या कितनी होती है। देखो, महिला हो या पुरुष हो, WBC की संख्या जो है इसके बीच में रहती है। ठीक है, हाँ, इससे अप एंड डाउन हो सकती है। आप गूगल पर सर्च मारोगे, किताबों के अंदर ढूंढोगे तो ये डाटा जो है वेरी कर सकता है, लेकिन औसत बताया गया आपको कितना वेरी कर सकता है। ये यहाँ पर 4000 से शुरू होता है, 4000 से लेकर आपको 11000 तक मिल सकता है। कुछ किताब वाले 7000 से लेकर के 11000 लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर और मोस्ट ऑफ ऑथर और जो डॉक्टर हैं वो यही मानते हैं कि अगर WBC की संख्या जो है वो 6000 से 10,000 के बीच में है तो व्यक्ति हेल्थी है। अगर इससे अप एंड डाउन होती है तो कहीं ना कहीं उसके इम्यून सिस्टम के अंदर, प्रतिरक्षा तंत्र में कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई रोग की स्थिति है। ठीक है, यहाँ जो आंकड़े एक्चुअल में बताए जाते हैं वो आंकड़े आपको या तो NCERT की बुक से बताए जाते हैं या RBSE की बुक से बताए जाते हैं। यानी ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं जिनको कि कंपटीशन के अंदर जो बोर्ड है वो वैलिड करता है। यहाँ पर जो आंकड़े आपको बताए गए हैं वो आंकड़े अपन गूगल वाला नहीं मान सकते या किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का भी नहीं मान सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ डाटा जो बताए जाते हैं वो एक्सेप्टेड डाटा होते हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बुक के अंदर या बोर्ड की NCERT की बुक के अंदर प्रिंटेड होते हैं। हाँ, इनके द्वारा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो प्रति घन मिमी के अंदर जो संख्या बताई गई है, इन्होंने नैनो माइक्रोलीटर के अंदर उस चीज़ को भी बताया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने जो बात बताई है, नैनो माइक्रोलीटर वाली बात जो बताई है, नैनोलीटर की जो बात बताई है, यानी ये जो WBC काउंट है इसकी अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी यूनिट हैं। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट भी होती है। आपके द्वारा जो यूनिट बताई जा रही है 10 की पावर 9 पर लीटर के हिसाब से, वो भी सही है, वो यूनिट अलग है। देखो, ये अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट है। लेबोरेटरी के अंदर जब WBC को काउंट किया जाता है तो उसके मापन के लिए आप जब देखते हो तो आपको मिलता है कि अलग अलग इकाइयाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट है। अगर आप ये लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यूनिट होती है। गूगल पे आपने सर्च किया होगा, ये भी यूनिट मिली। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं डाटा जो आपको बता रहा हूँ वो डाटा RBSE, NCERT और राजस्थान यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और जो MDS यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ की किताबों से लिए गए डाटा है। ठीक है, यहाँ पर गूगल से लिए गए डाटा बहुत कम डाटा आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे डाटा जो है वो किस पर डिपेंड है, हमारी बुक्स पर डिपेंड है। वही क्वेश्चन जो है ऑथोराइज क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आ गई चीज़। तो ये कुछ चीज़ें जो बीच में आप क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं लाइव सेशन के अंदर, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछें, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम बराबर देंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उसका पूरा तथ्यात्मक उत्तर मिलेगा 100%, कहीं किसी कंपटीशन में गलत नहीं होगा। जो बोर्ड की अधिकृत किताबें हैं उनसे अथोराइज होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को या तो कमेंट में ले लें या जैसे ही लाइव सेशन खत्म होता है तो लास्ट में आप इनको लिख करके एक साथ भेज दें। हम आपके आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में या उस समय जो है रिप्लाई
रिप्लाई कर देंगे। हमारी टेक्निकल टीम जो है उस क्वेश्चंस को लिखती भी रहती है, अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हम लिखते रहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक की बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और छोटी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये पढ़ाई का सेशन तो चलता रहता है, लेकिन अक्सर कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो हमें कैरियर के अंदर पीछे ले जाती है। मैं पिछले 2-3 दिन से एक बात आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग अपने जो अर्ली मॉर्निंग उठने का जो समय है उस समय के अंदर बढ़ोतरी करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा था लास्ट डे उस क्लास के अंदर भी, लेकिन वो क्लास काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए वहाँ नहीं बता पाया। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग अगर सनराइज से यानी सूर्योदय से पहले उठते हैं, या फिर आपके उठने का समय क्या है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के लिए उसके सोने का समय जो है बिल्कुल तय होना जरूरी है। पर डे निश्चित होना चाहिए और वो टाइम जो है पर डे एक ही समय का होना चाहिए, ये मैं आपको कहूँगा। ये जो टाइम अगर पर डे नाइट के अंदर वेरी करता है कि कभी आप 10 बजे सो जाते हो, कभी आप 12 बजे सोते हो, कभी आप लोग 8 बजे सोते हो, कभी आप 3 बजे सोते हो, तो ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कतई सही नहीं है। दूसरी चीज़, कितना समय सोएं। मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आप रात्रि के अंदर 6 घंटा सो लेते हो बिल्कुल सफिशिएंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 घंटे से ज़्यादा सोएं तो क्या होगा, अगर कम सोएं तो क्या होगा। देखो, कम की बात यह है कि अगर आप कम सोते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन्स हैं जो इससे भी कम सोते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कंप्लीट लाइफ में वो इतने इससे भी कम सोते थे, दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत आदमी के ब्रेन सेट की है। लेकिन साधारणतः एक आदमी को हेल्थी रखने के लिए कंपटीशन के समय में मैं कहूँगा कि 6 घंटे से लेकर के आप 7 तक सो पर्याप्त है। अब कब सोएं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ये शिकायत करते हैं, सर हमें नाइट में नींद नहीं आती, हम नाइट के अंदर अगर जल्दी सोए तो नींद नहीं आती, क्या करें। अगर जब भी आप सो रहे हो, सोने से 30 मिनट पहले आपको स्क्रीन से अपनी नज़र हटा लेनी है। यानी आप चाहे मोबाइल पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे लैपटॉप पर हो, किसी पर भी हो, बिफोर स्लीपिंग 30 मिनट बिफोर आपको स्क्रीन से नज़र हटा लेनी है। ठीक है, आप स्क्रीन से नज़र हटा लोगे, अगले 30 मिनट में आप क्या करोगे, इस अगले 30 मिनट में या तो आपको पहले नींद आ जाए, अगर नहीं आती है आप सोए आपने दिन भर जो भी किया है उसको रिवाइज करो, रिवीजन करो उस चीज़ को। उसको रिवीजन इसलिए करो क्योंकि अगर आपने दिन भर होने वाली प्रत्येक घटना को रिवाइज कर लिया, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका दिमाग तेज होगा, आपको सारी चीज़ें दिन भर की याद आ जाएंगी, तो आप ये मानो कि आपकी मेमोरी फास्ट होगी। दूसरा मैं कहूँगा कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको भी आप इस दौरान रिवाइज कर सकते हो, आपको नींद आएगी 100%। दूसरी चीज़, इस दौरान अगर आप लोग कुछ दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे आप पॉजिटिव थिंग सोच सकते हो, आप अच्छे विचार सोच सकते हो, आप उन नकारात्मक चीज़ों को भूल करके अच्छे विचार दिमाग में एनर्जी रख करके कल के दिन में मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग बना सकते हो। आप अगर छोटा मोटा कोई काम भी कर रहे हो और भी कोई काम कर रहे हो तो उसकी रूपरेखा आप उस समय के दौरान बना सकते हो। ठीक है, जिससे मॉर्निंग में उठने पर आपके पास एक टारगेट होगा कि मुझे कल ये काम करना है। ये आधे घंटा आपके जीवन की रेखा तय करेगा। अब जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो, हम लोग जो है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रात को लेट तक सोते हैं या फिर सुबह बहुत लेट तक उठते हैं। सुबह लेट तक उठना कितनी घातक समस्या है ये मैं बताता हूँ। आप सोचो एक बार कि अगर आप में से कोई बच्चा जो है 7 बजे उठता है, गर्मियों में 7 बजे उठता है, चलो आप कहोगे 6 बजे उठता है, मैं उस बच्चे को यही कहूँगा कि आप ये जो 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, ये आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। कैसे? आप सुबह 5 बजे उठो, 7 बजे जो उठ रहा है उसको केवल मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5 बजे उठो, इससे पहले उठ सकते हैं तो और भी फायदा है। 5 बजे उठ जाओ आप कितने पहले उठे? 2 घंटा 2 घंटा पहले उठे हो ना। अभी देखना ये कितना बड़ा रेशियो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम लोग ये शिकायत करते हैं समय नहीं हमारे पास, बल्कि हम समय को बर्बाद करते हैं, समय को हम बेकार कर देते हैं, इसलिए हम लोग आज इतने पीछे हैं। और फिर हम किस्मत को कोसते रहते हैं और कहते हैं हमारे पर कंपटीशन नहीं निकलता, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारे परसेंटेज नहीं आते, हमारा माइंड इंप्रूव नहीं होता, या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहेंगी। अगर आप 7 बजे उठते थे, इसको 5 बजे कर दो। आप 5 बजे करने पर आप 2 घंटा पहले उठे, एक दिन में 2 घंटा पहले उठ रहे हो, 30 दिन के अंदर कितना पहले उठोगे? 60 घंटा पहले उठोगे। आगे बात समझ में? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। भाई गुणा करके देख लो आप, अभी आपको पता चल जाएगा। 6 पंजे 30 आ जाएगा, 3 और 6 36 और 3 39
और 36 18, 18 3 21। सही है क्या? ये मल्टीप्लाई देख लेना एक बार आप लोग, 30 आ जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद में 6 6 36 और 3 39, फिर 36 18 3 21। ठीक है, ये 0 एक और लगा दो, ये इतना घंटा आ गया। ठीक है, अगर आप लोग, ये मैं साल के 365 दिन की बात कर दी, मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन करूंगा। अपन यहाँ बात कर रहे थे कि एक महीने के अंदर आपने कितना 60 घंटा बचाया। एक साल में कितने हैं? 12 महीने, 12 से गुणा करो, ये दिन से हो गया। अगर आप दिन से गुणा करना चाहो तो 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करके देखो तो आपके पास जो डाटा आएगा, 2 से अगर आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 10 12 13 और 6 1 7, 730 घंटा आ गया। ये समय आ गया ना। अब सोचो एक बार, 730 घंटे जो हैं वो आपने बढ़ा लिए हैं। 730 घंटे का मतलब समझते हो कितना समय हुआ? एक महीना जो है, एक महीने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 30 दिन में कितने? 720 दिन होते हैं। ठीक है, यानी ये जो समय निकल के आ रहा है वो कितना आपके एक महीने को बढ़ा रहा है। आपके लिए अब साल में कितने दिन होंगे? 13 महीने होंगे भाई, 13 महीने, 12 नहीं, आपके लिए 13 हो गए। अगर आप सुबह 2 घंटा जल्दी उठने लग जाते हो, 2 घंटा जो आप बेकार में सोए रहते हो अर्ली मॉर्निंग, समय को वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं, अगर वो 2 घंटा पर डे बचा है ना तो एक महीने में 60 घंटे बचाओगे। और 12 घंटे के अंदर कितने बचाओगे? 12 महीने के अंदर 12 6 बेहतर 720 दिन बचाओगे। बताओगे 720 दिन अगर आप लोगों ने बचा लिए तो अब आपने कितना समय बचा लिया है? सोच के देख लो। एक महीने के अंदर 720 दिन होते हैं, 720 घंटे होते हैं। ये 720 घंटे आप लोगों ने क्या कर लिए हैं? बचा लिया। यानी आपने एक महीना बचा लिया है। रोज 2 घंटे बचा करके आप एक साल के अंदर कितना बचा सकते हो? एक महीना बचा सकते हो। जीवन के अंदर कितना बचा सकते हो? आइडिया लगा सकते हो इस चीज़ का। बात समझ में आई? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप में अगर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप अपने समय की कीमत को समझ सको तो भैया सपने लेना छोड़ दो और क्यों फालतू में अपना समय खराब कर रहे हो। जो आपको करना है बेशक आप कर सकते हो। आप प्रतियोगी परीक्षा के लायक नहीं हो, क्योंकि इस जमाने के अंदर बच्चे ऐसे भी हैं जो कंपटीशन के लिए नींद को त्याग करके तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया ऐसा ये चीज़। अगर आप आराम फरमा करके और ये चाहते हो कि मैं बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा निकाल लूँ, इम्पॉसिबल है। इस युग के अंदर त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको कल बता रहा था पीछे वाली क्लासों में, लेकिन टाइम सेट नहीं हुआ। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप अपने समय को कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। देखो इसके अंदर आपको बता दिया था रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उसके अंदर पहला भाग चल रहा है रक्त। रक्त का रासायनिक संगठन मैंने बता दिया, रक्त के बारे में आपको पूरा बता दिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रक्त समूह। इस टॉपिक को भी मैं ऐसा बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर पूरी निष्ठा है तो पूरी ईमानदारी से पढ़ लेना। जिंदगी के अंदर कभी इस टॉपिक के अंदर मात नहीं खाओगे। बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल लेके चलूँगा। जितना मैंने पढ़ा है पूरा आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। कोई कहीं पर इसमें ऐसा दिखावटीपन या और फालतूगिरी की चीज़ें नहीं होगी। 100% वही बताऊँगा जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो मेरे को दिमाग में आता है। ठीक है, एक चीज़, एक बच्चे का और कमेंट था, वो बोला था सर हम आर्ट के विद्यार्थी हैं, आसानी से नहीं समझ सकते। भैया ये दिमाग से निकाल दो कि हम आर्ट के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं। किसी ने आपको लिख करके नहीं दिया है, या आपने खुद ने सोच लिया, इसलिए आपके मन में आ गया कि मैं आर्ट का विद्यार्थी हूँ। नई शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें आर्ट वाले भी साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ेगा। और ये बात नहीं है, आर्ट्स के बच्चे भी मैं कहता हूँ वो भी बहुत बढ़िया कर सकता है। आर्ट्स में मैथ्स चलती है ना, बढ़िया से पढ़ते हैं बच्चे। तो ये दिमाग से 100% निकाल दो कि आप इस फलां संकाय के विद्यार्थी हो, वो बातें नहीं पढ़ सकते। आप 100% पढ़ सकते हो, आप में पूरी योग्यता है, आप में वो पूरी की पूरी क्षमता है जो दूसरे बच्चों में भी है। आपकी क्षमता को उठाना, उसको जागृत करना आपका खुद का ये उद्देश्य है। उस चीज़ को उठाओ, आप पूरा कर लोगे। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बिल्कुल आप लोगों को पता है, कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया। कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया, और साथ में विनर का नाम भी आता है। कार्ल लैंडस्टेनर और विनर ने बताया था, लेकिन सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया था। कब बताया था? 1901 में।
ठीक है, 1901 में रक्त समूह की खोज हुई। मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, लेकिन उन विभिन्न प्रकार के रक्त समूह में से 2 प्रकार के रक्त समूह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2 प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से हैं? एक रक्त समूह ABO और दूसरा रक्त समूह RH रक्त समूह। ये 2 जो रक्त समूह है उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव की बॉडी के अंदर लगभग 30 से ज़्यादा प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन उनमें से ये 2 प्रकार के जो रक्त समूह है उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चाहे तो रक्तदान की दृष्टि से हो या अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए हो। ठीक, हम जो पढ़ने वाले हैं पहले ABO रक्त समूह पढ़ेंगे, उसके बाद में RH रक्त समूह पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ABO रक्त समूह, ये जो रक्त समूह है ये किस पर आधारित है? ABO रक्त समूह जो है, इस रक्त समूह का निर्धारण जो हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? एंटीजन के आधार पर। ABO रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर हुआ? एंटीजन के आधार पर हुआ है। कौन से एंटीजन के आधार पर हुआ है वो भी बता देता हूँ। एंटीजन के आधार पर हुआ है कौन कौन से? एंटीजन A व एंटीजन B के आधार पर ABO रक्त समूह का निर्धारण हुआ है। बहुत बार ये भी आता है कि ये भी कहा जाता है एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर निर्धारण हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपको यही याद रखना है, ABO रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन के आधार पर हुआ है। कौन से एंटीजन के आधार पर हुआ? एंटीजन A और एंटीजन B के आधार पर हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये एंटीजन पाए कहाँ जाते हैं? ये एंटीजन RBC की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये एंटीजन है क्या? देखो ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन एक प्रकार की ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है? ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं जो कि किससे बने होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के द्वारा बने हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होती हैं भाई? मोनोसैकेराइड से मतलब है ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन नहीं होता, यानी इन शर्कराओं को और छोटी इकाइयों में नहीं बदला जा सकता। वो क्या कहलाती है? मोनोसैकेराइड्स कहलाती हैं। जैसे आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना है, फ्रक्टोज का नाम सुना है, सुने ना ये नाम? ठीक है, तो वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। आगे बात समझ में? देखो अब ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्लूटिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त समूह के जो एंटीजन है उनको एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। एग्लूटिनोजन, ठीक है। और रक्त समूह की जो एंटीबॉडी हैं उनको क्या कहते हैं? उनको एग्लूटिनिन भी कहते हैं। एग्लूटिनिन भी उनको कहा जाता है। ये एंटीबॉडी को कहते हैं, रक्त समूह की जो एंटीबॉडी हैं उनको कहा जाता है, और ये रक्त समूह के जो एंटीजन हैं उनको कहा जाता है। पूछा जाता है कई बार ये भी कि रक्त समूह में कौन कौन से एग्लूटिनोजन्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुन रखा है तो आप बता दोगे, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज होगे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखो आगे की बात। ये एंटीजन बनते कैसे हैं आरबीसी की सतह पर, आते कहाँ से हैं आरबीसी की सतह पर? देखो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये करो वो करो, मैं इतना ही कहूँगा एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना, साथ में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इधर देखो ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये आपको बता दिया एंटीजन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक व्यक्ति है, मैं उसका ये परिसंचरण दर्शा रहा हूँ, ये उसका ब्लड बह रहा है। उस ब्लड के अंदर ये क्या है, ये आरबीसी है।
ठीक है। अगर इस आरबीसी की सतह पर जो पाया जा रहा है, अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है? एंटीजन ए, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा। आगे बात समझ में? हाँ, आप लोगों ने किताबों में जैसे भी मैटर पढ़ रखा होगा, मैं आज आपको ऐसा क्लियर करने वाला हूँ कि आप बिल्कुल 100% सही समझ जाओगे। इस आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है? केवल एक ही एंटीजन पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ए एंटीजन कहते हैं। आगे बात समझ में? इस व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा होगा? ए रक्त समूह होगा। ठीक है। ऐसे देखो, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये उसके रक्त में बहने वाली आरबीसी है। इस आरबीसी की सतह पर यदि क्या हो? एंटीजन बी हो, आरबीसी की सतह पर क्या हो? एंटीजन बी हो, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा? उस व्यक्ति का रक्त समूह होगा बी, ब्लड ग्रुप बी। इसी प्रकार से ये एक तीसरा व्यक्ति है, अगर इसकी जो आरबीसी है, उस आरबीसी पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित हों, तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? ए बी होगा। ठीक है। देखो दोस्तों, ये चौथा आदमी है, दिख रहा है, और ये जो चौथा आदमी है, इसकी ये आरबीसी है। इस आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? हाँ बिल्कुल, आप लोग बताओगे सही भी है, इसकी सतह पर कोई एंटीजन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने सीखा है, वो आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। वो ये है, यहाँ पर भी एंटीजन है, यहाँ पर भी एंटीजन है। यहाँ पर जो एंटीजन है, उस एंटीजन को हम क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर एंटीजन नहीं है? हाँ, यहाँ पर ए व बी एंटीजन नहीं है। लेकिन क्या और कोई दूसरा एंटीजन भी नहीं है? नहीं, यहाँ दूसरा एंटीजन है। उस एंटीजन को क्या कहा जाता है? उस एंटीजन को एच एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एच एंटीजन। बात समझ में आ गई? आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा आज तक पहले, एच एंटीजन क्या होता है। देखो, नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन अब सुनना है। मानव का जीवन मिला है ना सीखने के लिए, इसमें जितना हो सके सीखने की कोशिश करो, नहीं तो ये समय ऐसा ही चला जाएगा और हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कुछ नहीं सीख के जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। कोशिश करो कुछ बेहतर सीखने की, अगर सीख सको तो, माइंड साथ देता है तो, और अगर माइंड साथ नहीं देता, माइंड वही मैंने जो कल परसों बताया था कि आपको काली काली आँखों में ही अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो भाई कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान के ज़माने में ही युद्ध हुए हैं, उस समय भी ऐसे ही हुआ है। मानव को समझाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए समझने वाले बिल्कुल समझ जाएंगे, और नहीं समझने वाले जो है ना, नहीं समझा सकते। ठीक है। आपको पता है महाभारत भी हुआ, सब कुछ हुआ है ना। तो बात यह है, जब प्रभु ही नहीं समझा पाए, तो हम तो उसके भेजे हुए इंसान हैं, हम भी नहीं समझा सकते। लेकिन कुछ तो समझ में आता है, ऐसा तो नहीं कि सबको नहीं समझ में आता। देखते हैं, इस ब्लड ग्रुप ओ के अंदर प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से आप यहाँ पर याद रखोगे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन आपके ज्ञान के लिए, और आपको क्लियर हो जाएगा आज कि क्या वास्तव में कोई एंटीजन नहीं है। यहाँ पर भी एक एंटीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एच एंटीजन कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की आरबीसी पर भी एक एंटीजन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एच एंटीजन कहते हैं। अब मेरा अगला सवाल, ये एंटीजन आया कहाँ से? इस एंटीजन का निर्माण कैसे हुआ? क्या ये एंटीजन इन सब के अंदर भी पाया जा रहा है? ये जो आप विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति जो रक्त समूह देख रहे हो, क्या उनके अंदर भी ये एच एंटीजन है या नहीं है? आप लोग सोच रहे हो कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। वही बात है भैया, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, ज्ञान लेना है पूरा ले। ठीक है। फिर आप फेंक देना चाहिए कचरे में, या जिसको उपयोग में रखना उपयोग में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप लोग भी बच्चों को ये बता सको, आप लोगों भी दूसरों को बता सको, उनके फ्यूचर में काम में आ सके। हो सकता है किसी बच्चे को ये कहीं पर काम में आ जाए। इसलिए हर वो चीज़ जो दूसरों के लाभदायक होती है, बताओ उसको, चिल्ला चिल्ला के बताओ। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी बताऊँगा। देखो, ये एच एंटीजन कहाँ से आया? क्या इनमें भी पाया जा रहा है? हाँ, इनमें भी पाया जा रहा है। ये कहाँ से आया? ध्यान रखना, ये मानव में रक्त समूह के निर्धारण के लिए, मानव में रक्त समूह के निर्धारण के लिए गुणसूत्र संख्या 19, कौन सी? गुणसूत्र संख्या 19, जो कायिक गुणसूत्र है 19, उस पर जीन पाया जाता है। गुणसूत्र संख्या 19 पर उपस्थित जीन
उत्तरदायी है। क्या यही जीन उत्तरदायी है या और कोई भी उत्तरदायी है, वो सब बता दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। मानव में गुणसूत्र संख्या 19 पर उपस्थित जीन ये H एंटीजन बनाने के लिए उत्तरदायी है। भाई ये H एंटीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये H एंटीजन जो है या ये दूसरे एंटीजन जो वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड बताया क्या होता है, इस आरबीसी की सतह पर ये जो ओलिगोसेकेराइड्स पाए जा रहे हैं, ऐसा बना करके बता रहा हूं, ये ओलिगोसेकेराइड्स आप क्या समझते हो, इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है, नहीं, मिलियंस में है इसकी संख्या, मिलियंस बोल रहा हूं, लाखों में है इसकी संख्या, इसकी संख्या कई मिलियन होती है। ये ओलिगोसेकेराइड्स कई मिलियंस की संख्या में है। एक आरबीसी की सतह पर एक ही एंटीजन नहीं है दोस्तों, बहुत सारे एंटीजन हैं। ए एंटीजन भी है ना, तो इसकी संख्या मिलियंस में है। बात समझ में आ रही है? तो ये इतनी बड़ी संख्या में ये बने कैसे, ये इसलिए बने हैं क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी है ना, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, देखो यहां बताता हूं। आरबीसी के भीतर परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, नहीं होता ना भाई, नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता, स्तनधारियों में नहीं होता है। तो क्या अपरिपक्व आरबीसी में भी नहीं होता, होता है भाई, होता है। अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। आगे बात समझ में, केंद्रक में ही क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? ठीक है, यानी जब एंटीजन बनेगा तो उसको बनाने का काम कौन करेगा, इस केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्र करेगा। बात समझ में आ गई? यानी जब आरबीसी का विकास हो रहा है, आरबीसी के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो उस दौरान जो है ये जो 19वां गुणसूत्र है, इसके द्वारा इस आरबीसी की सतह पर ये ओलिगोसेकेराइड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ओलिगोसेकेराइड बनाई जाती है, और इस ओलिगोसेकेराइड पर ही ये H एंटीजन बनता है। इस 19वें नंबर के गुणसूत्र की जीन के द्वारा एक एंजाइम का निर्माण होता है, एक एंजाइम का निर्माण होता है। वो एंजाइम इस ओलिगोसेकेराइड पर इस H एंटीजन का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इस H एंटीजन का निर्माण करता है। H एंटीजन कहाँ से बना, ये H एंटीजन बना है इस 19वें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के द्वारा बनने वाले एंजाइम के द्वारा। अगर आपको एंजाइम का नाम सुनना है तो उसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। फ्यूकोज ट्रांसफरेज, ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज इस एंजाइम के द्वारा, भाई बोलो, फ्यूकोज ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की सहायता से इस ओलिगोसेकेराइड की सतह पर इस H एंटीजन का निर्माण करवाया जाता है। ये H एंटीजन कोई भी प्रकार का रक्त समूह हो, उस व्यक्ति की आरबीसी पर बनता है, उस व्यक्ति की आरबीसी पर बनता है। आज की क्लास मेरी लंबी चलेगी, डेफिनेट लंबी चलेगी, लेकिन जो टॉपिक बता रहा हूँ शायद ज़िंदगी में आपको मेरे द्वारा दोबारा नहीं बताया जाए या कोई दूसरी जगह आपको ऐसा पढ़ने को कम मिले। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले उनको तो मिलेगा, लेकिन मेरा ये है कि आज आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा जुड़ेगा जिसमें आपको खुद को एहसास होगा कि पढ़ाई बहुत गहरी है, दम लगा के पढ़ लो, लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं। ये फ्यूकोट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से इस ओलिगोसेकेराइड पर क्या बनता है, H एंटीजन, जो कि सभी प्रकार के रक्त समूह में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई इस O के अंदर तो अपने को ये दिखा, बाकी में कहाँ गया, बाकी के अंदर भी है, हाँ बिल्कुल है, बना देता हूँ, सबके अंदर है। ये ओलिगोसेकेराइड्स है और इस पर ये H एंटीजन है, ये H एंटीजन है, इस पर भी है। फिर ये H एंटीजन है तो इसका ही लक्षण आना चाहिए था, ये A और B एंटीजन कहाँ से आ गया, उसका आंसर सुन लो। मानव में गुणसूत्र नंबर 9, मानव में गुणसूत्र संख्या 9, ये जो 9 नंबर गुणसूत्र है, इस 9 नंबर गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है, ठीक है, उन जीन के द्वारा एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जिसको एक एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसफरेज ए।
क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्रेज ए। भाई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो आप, ट्रांसफ्रेज ए। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ्रेज ए। ठीक है, यानी ये जो 9 नंबर का गुणसूत्र है, इस 9 नंबर का जो गुणसूत्र है उस पर जो जीन उपस्थित है, उस जीन के द्वारा जो एंजाइम बनाया जाता है वो एक कौन सा है, ट्रांसफ्रेज ए। और एक और दूसरा एंजाइम है वो कौन सा है, ट्रांसफ्रेज बी। आप ये 2 एंजाइम कहाँ से हैं क्या, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो इधर हमारे अंदर मानव की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पता है आप सबको, बिल्कुल पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 46 गुणसूत्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये 46 गुणसूत्र हमें 23 गुणसूत्र जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, माता से प्राप्त होते हैं। और 23 गुणसूत्र जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, पिता से प्राप्त होते हैं। बात समझ में, ये एक गुणसूत्र जो है वो हमें किससे प्राप्त हुआ है, ये माता से प्राप्त हुआ है। और ये किससे प्राप्त हुआ है, ये हमें पिता से प्राप्त हुआ है। ये 9 नंबर का गुणसूत्र है। इस 9 नंबर का एक गुणसूत्र, पता है ना, 46 गुणसूत्र प्राप्त हुए ना, जिनमें से 23 किन से प्राप्त होते हैं, माता द्वारा, 23 किन से, पिता द्वारा। तो ये जो 23 गुणसूत्र माता द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, इनका 9 नंबर गुणसूत्र पर यहाँ पर एक जीन पाया जा रहा है। वो जीन क्या करता है, इन एंजाइम्स का निर्माण करता है। एक जीन एक एंजाइम का निर्माण करेगा। यहां पर पाए जाने वाला जीन अगर ट्रांसफ्रेज ए का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ट्रांसफ्रेज ए का। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस ट्रांसफ्रेज ए के द्वारा इस ओलिगोसेकेराइड की सतह पर, ये जो ओलिगोसेकेराइड है इसकी सतह पर जिस एंटीजन का निर्माण किया जाएगा वो क्या है, एंटीजन ए। यानी कि H भी उसके साथ उपस्थित है, लेकिन ये जो एंजाइम बनेगा यहाँ 9 नंबर वाले पर, 9 नंबर वाले पर गुणसूत्र पर जो जीन पाया जा रहा है वह जीन एंटीजन ए का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है, एंटीजन ए का भी। बात समझ में आ गई। इस एंटीजन ए के निर्माण के कारण, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप को कौन सा हुआ, ब्लड ग्रुप ए हुआ है। बात समझ में आ गई। ठीक, यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि हमारे रक्त समूह का जो निर्धारण हो रहा है वो हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले जीनों के द्वारा हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो जीन हमारे को प्राप्त हो रहे हैं उनके द्वारा रक्त समूह का निर्धारण हो रहा है। पिता के द्वारा जो जीन मिल रहे हैं उसके द्वारा भी हो रहा है, माता के द्वारा जो जीन मिल रहे हैं उनके द्वारा भी हो रहा है। समझ में आ गई चीज़। देखो इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, ये वाला रक्त समूह कब आएगा, जब इस 9वें गुणसूत्र पर जो उपस्थित जो जीन है वो जीन किसका निर्माण कर ले, ट्रांसफ्रेज बी एंजाइम का। ट्रांसफ्रेज बी एंजाइम का निर्माण कर ले तो ये H तो रहेगा, लेकिन साथ ही इस ओलिगोसेकेराइड पर जो अन्य जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंटीजन बी बनेगा। इनके भी नाम है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा, एंटीजन बी बनेगा। ठीक है, ये एंटीजन बी बनने के कारण इस व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा होगा, इसका रक्त समूह होगा बी। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर। इस वाली स्थिति में आ जाओ, इस व्यक्ति को जो गुणसूत्र प्राप्त हुए हैं, एक माता से और दूसरा पिता से। जो माता वाला गुणसूत्र है 9 नंबर का, उस गुणसूत्र पर जो जीन पाया जा रहा है वो ए एंटीजन का निर्माण करने वाला जो एंजाइम है उसका निर्माण करवाने वाला जीन है। दोबारा बोल रहा हूँ, मदर से जो क्रोमोसोम प्राप्त हुआ है वो ए एंटीजन बनाने वाले एंजाइम का निर्माण करवाएगा, और पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त हुआ है उस पर उसी स्थिति पर पाए जाने वाला जो जीन है वो क्या करेगा, वो एंटीजन बी का निर्माण करवाने वाले एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए इस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी इसको मदर और फादर से जो गुणसूत्र मिल रहे हैं उन गुणसूत्रों के अंदर एंटीजन ए का निर्माण करने वाला जीन भी है और एंटीजन बी का निर्माण करने वाला जीन भी है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़, ठीक है, हो गया क्लियर। यानी यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल रही है कि एंटीजन का निर्माण करने के लिए 2 प्रकार के जीन हैं।
कितने प्रकार के जीन है? 2 प्रकार के। एक प्रकार का जीन तो एंटीजन ए का निर्माण करता है और एक प्रकार का क्या करता है? एंटीजन बी का निर्माण करता है। इस व्यक्ति के अंदर जो गुणसूत्र आए थे दोनों के दोनों, मदर और फादर से, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? केवल एंटीजन ए का निर्माण करवा रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों जीन जो पाए जा रहे हैं वो क्या है? या तो ऐसे हैं, दोनों एंटीजन ए का निर्माण करवाने वाले हैं दोनों जीन, ठीक है, या फिर और क्या परिस्थिति हो सकती है वो बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसकी सतह पर केवल क्या है? एच एंटीजन ही है, ए और बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो 9 नंबर का गुणसूत्र है, इस 9 नंबर के गुणसूत्र के पास वह जीन उपस्थित नहीं है जो कि एंटीजन ए का निर्माण करवाने वाले एंजाइम या एंटीजन बी का निर्माण करवाने वाले एंजाइम, बात समझ में आ रही है? का निर्माण करवाने वाले जो एंजाइम है वो वाले जीन यहां पर क्या है? अनुपस्थित है। समझ में आ गई? ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है इसके गुणसूत्र नंबर 9 पर, यानी जो मदर से प्राप्त हुआ है जो गुणसूत्र उस पर और जो पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त हुआ है उस पर, दोनों में से किसी भी गुणसूत्र पर एंटीजन का निर्माण करवाने वाला जीन नहीं है। तो क्या उन गुणसूत्रों के पास जीन नहीं है? क्या उनके पास एंटीजन का निर्माण करवाने वाले जीन नहीं है? देखो दोस्तों, भाइयों, उसके पास भी जीन तो है, लेकिन वह जीन एंटीजन ए या एंटीजन बी इन दोनों का निर्माण नहीं करवा सकता। वह जीन, ये जो एंटीजन ए का निर्माण करवाने वाली और एंटीजन बी का निर्माण करवाने वाली जो जीन है, उनमें परिवर्तन होने से, उनमें बदलाव होने से नए प्रकार का जीन बन गया जो कि न तो ए बना सकता है न क्या बना सकता है? बी। यानी यहाँ पर इस ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो गुणसूत्र प्राप्त हुए उस पर जो जीन पाए जा रहे हैं वे जीन ना तो एंटीजन ए का निर्माण कर सकते हैं और ना ही एंटीजन बी का। यानी हमें यह पता चल गया कि रक्त समूह का निर्धारण करने वाले जो एंटीजन है उनके निर्माण करने के लिए जो जीन हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो ए एंटीजन का निर्माण करवाने वाले जीन, एक बी एंटीजन का निर्माण करवाने वाले जीन और एक कोई एंटीजन का निर्माण नहीं करवाने वाले जीन। आगे बात समझ में? इस व्यक्ति के पास जो जीन है गुणसूत्र नंबर 9 पर, वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएंगे, इसलिए इसके पास एच एंटीजन ही है, इसके अलावा दूसरा कोई भी एंटीजन नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। देखो यहां मैंने आपको ये बता दिया है रक्त समूह के निर्धारण के लिए कितने जीन हैं? 3 जीन हैं। कितने जीन हैं? 3। समझ गए? एक जीन जो कि एंटीजन ए का निर्माण करवा सकता है, एक जीन जो कि एंटीजन बी का निर्माण करवा सकता है, एक जीन जो कि किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करवा सकता। ये हमें किन से मिलते हैं? माता पिता से मिलते हैं। आगे बात समझ में? देखो ये ए रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है, इसमें स्थिति ये हो सकती है कि इसके पिता से जो गुणसूत्र आ रहा है उसमें भी ए जीन हो सकता है, ए एंटीजन बनाने वाला जीन हो सकता है, और माता वाले के अंदर बी ए का हो सकता है, तो भी इसके पास जो एंटीजन बनेंगे वो कौन सा बनेगा? ए ही बनेगा। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि जो पिता का गुणसूत्र है उसके पास ए एंटीजन हो, ए एंटीजन बनाने वाला जीन हो, माता वाले में नहीं हो, तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होगा? यहां पर ये ए जीन आ गया ना, तो एंटीजन क्या बन जाएगा? ए। तो इसका रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आ गई? यानी ए रक्त समूह अगर किसी व्यक्ति का है तो उसमें गुणसूत्रों पर कौन कौन से जीन उपस्थित हो सकते हैं, क्या संभावना है? आप कह सकते हो 2 संभावनाएं बनती हैं। एक तो उसको जो गुणसूत्र प्राप्त हो रहे माता पिता से, दोनों पर ए जीन हो सकता है, या हो सकता है कि एक पर ए हो, दूसरे पर कोई भी जो एंटीजन बनाने वाला जीन जो है वो उपस्थित है, कोई भी एंटीजन नहीं बनाने वाला जीन जो उपस्थित है, जिसको जीरो ही कहा था लेकिन बाद में ओ कह दिया गया, जीरो अच्छा नहीं लगता ओ कह दिया गया। आगे बात समझ में? ठीक है। यानी इस ब्लड ग्रुप के लिए आपको 2 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। ये जीनोटाइप क्या होता है ये भी कभी बता दूंगा, जीन प्रारूप जिसको हिंदी में कहते हैं। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से बी रक्त समूह में, बी में भी मदर के अंदर, मदर के गुणसूत्र पर बी हो सकता है, पिता के गुणसूत्र पर भी बी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक पर बी हो और किसी पर क्या हो? बिना एंटीजन बनाने वाला जीन हो। आगे बात समझ में? ठीक है। आगे आओ, ये जो रक्त समूह ए बी,
ये कब बनेगा? जब एक गुणसूत्र जो दोनों में से किसी से भी प्राप्त हो, उस पर तो क्या है, वह जीन आए जो एंटीजन ए बनाए, और दूसरा गुणसूत्र है उस पर कौन सा है, इस पर वह जीन आए जो एंटीजन बी बनाए। ये दोनों जीन आएंगे ना, यानी उस व्यक्ति के अंदर मदर से जो गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है उस पर भी, चाहे वो एंटीजन ए बनाने वाला हो या एंटीजन बी बनाने वाला हो, कोई ना कोई जीन उस पर जरूर होगा। ऐसे ही पिता वाले पर भी एक आएगा। दोनों समान नहीं होंगे, अगर समान हो गए तो इन दोनों में से आएगा, फिर एक पर ए होगा एक पर बी होगा तो ये आएगा। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, ये थे रक्त समूह का निर्धारण करने वाले जीन। समझ में आ गई? क्लियर? कौन कौन से जीन है, कैसे रक्त समूह का निर्धारण होता है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब रही बात एंटीबॉडी की, जो हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त समूह में एंटीबॉडी भी होते हैं। भाई रक्त समूह के अंदर जो एंटीबॉडी है कौन कौन से हैं, कैसे बनती हैं, रक्त समूह के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं, सारी मैं आपको बताऊंगा। आप पढ़ने के लिए बैठे हो, हर चीज़ आपके सामने आएगी। हमको इतना ज़्यादा आपको ये भी नहीं कि भाई बहुत समय आपके पास कम है, काफ़ी समय है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम साधारण सी चीज़ है। एंटीबॉडी जो है वो किस में पाई जाएंगी, प्लाज्मा में पाई जाएंगी। बताया था मैंने कल आपको, प्लाज्मा के अंदर, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, किससे बनती है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है। कौन कौन सी है एंटीबॉडी, ए व एंटीबॉडी बी। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती हैं वो बनती हैं किसके खिलाफ, जब शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है। मानव के शरीर में जब भी कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो उसके शरीर का स्वयं का नहीं है या उसके शरीर के लिए नया है, उस रासायनिक पदार्थ को नष्ट करने के लिए शरीर के द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई इस प्रकार की प्रोटीन या अन्य पदार्थ जो कि शरीर के लिए अज्ञात है, यदि वह शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसको नष्ट करने के लिए उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, रक्त समूह में भी यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित है, अगर वह एंटीजन शरीर में पहुंचाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। यदि मेरा रक्त समूह ए है और मेरे को रक्त समूह ए दिया जाता है तो मेरे में एंटीजन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। समझ गए चीज़? एंटीजन ए आ रहा है तो जो एंटीजन आ रहा है उसी के लिए तो एंटीबॉडी बनती है ना, बनती है। अगर आप कोई व्यक्ति जिसके पास एंटीजन ए है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडी होगी कौन सी होगी? देखो रक्त समूह मेरे पास एंटीजन ए है, क्लियर, तो मेरी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसके खिलाफ तो मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं सकती ना, यानी मेरे शरीर में कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता। तो फिर कौन सी हो सकती है? बच गई कौन सी? बस एक ही बची है, वो कौन सी है? एंटीबॉडी बी। यानी जो रक्त समूह ए है उस व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है? एंटीबॉडी बी हो सकती है, एंटीबॉडी ए कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर जो एंटीजन शरीर में है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी में बन गई तो वह एंटीजन के साथ जुड़ जाती है और एंटीजन को नष्ट कर देती है। यानी अगर ऐसा हुआ कि जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर है, अगर उसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी तो आरबीसी का क्या हो जाएगा? समूहन हो जाएगा। आरबीसी जो है रक्त के अंदर एकत्रित हो जाएगी, गुच्छे बन जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर? यानी बात मैंने क्लियर कर दी है, जो एंटीजन है रक्त का वह एंटीबॉडी रक्त में नहीं बन सकती। अब सोच लो, अगर आपके पास एंटीजन ए व बी दोनों हैं रक्त के अंदर, तो क्या आपके पास कोई एंटीबॉडी हो सकती है? भाई एंटीजन दोनों शरीर में लेके बैठे हो तो आप कोई एंटीबॉडी नहीं रखोगे, आपका शरीर उनके प्रति एंटीबॉडी नहीं बना सकता। क्योंकि अगर बना दिया तो अंदर एंटीजन है उसके साथ जुड़ जाएगी ना, तो रक्त का समूहन हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है भैया, कि जो एंटीजन मानव शरीर के भीतर पाया जाता है उसके खिलाफ शरीर कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, और अगर बना दे गलती से तो गलती बहुत बड़ी हो जाती है, मशीन पूरी रिजेक्ट हो जाती है। आगे बात समझ में? तो कौन से में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा समझ गए होंगे, क्लियर? अब इन रक्त समूह का महत्व क्या है, इनका इंपॉर्टेंस भी है। कौन सा रक्त समूह जो है सबसे अच्छा? डोनर ग्राही, ये पूरी दुनिया पढ़ चुकी है।
कि कौन सा सार्वत्रिक दाता है और कौन सा सार्वत्रिक ग्राही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लो और बहुत बेहतर बता देता हूँ। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही दो नाम सुनते ही बस सामने आ जाता है अपने, सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही, डोनर एंड रिसेप्टर। यानी सार्वत्रिक दाता का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो सभी को रक्त दे सकता है, सभी को मतलब ए ग्रुप वाले को भी, बी को भी, सी को, ए बी को और ओ को भी, सबको दे सकता है ना भाई। सबको रक्त वही दे सकता है, ठीक है, जिसके पास एंटीजन नहीं हो। क्योंकि अगर एंटीजन होगा उसके पास तो मेरे अंदर ए एंटीजन है और अगले के पास बी एंटीजन है, तो मैं ब्लड लेऊंगा क्या उससे? वो तो मेरे को बी एंटीजन अंदर डाल देगा, डालते ही बॉडी एंटीबॉडी बना देगी, हो जाएगा काम पूरा। बात समझ में आ गई ना? यानी सार्वत्रिक दाता वह हो सकता है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं हो। क्या नहीं हो? एंटीजन नहीं हो। अब एंटीजन किसके पास नहीं है? सीधी सी बात है, एंटीजन ओ के पास नहीं है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है ना, अभी तो बताया ना, केवल एच है, एच तो सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओ के पास न ए है न बी है। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आर एच एंटीजन उपस्थित पॉजिटिव, आर एच अनुपस्थित नेगेटिव, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर होता है ना। तो ये यहाँ नेगेटिव, यानी जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा ना, ठीक है, वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ माइनस या ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है उसको सबसे अच्छा रक्त समूह माना जाता है, बेस्ट ब्लड ग्रुप, बेस्ट ब्लड ग्रुप। आगे बात समझ में क्लियर? समझ में आ रही है चीज? बेस्ट ब्लड ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीज? देखो आगे इसी प्रकार से सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? एक मिनट। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होगा भाई? सार्वत्रिक ग्राही यानी जिसके पास दोनों एंटीजन है। दोनों एंटीजन कौन कौन से? ए बी है और बी भी है, ठीक है। तो ए बी जो है वो ग्राही है सार्वत्रिक, लेकिन यहाँ पर बात ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली भी आ जाती है। तो जिसके पास एंटीजन है उसको तो डर नहीं है ना किसी चीज़ का भी, एंटीजन है तो क्या दिक्कत है, एंटीबॉडी तो बॉडी बनाएगी नहीं। इसलिए ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो क्या है? ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही है, ठीक है। बाकी आपने ओ और ए बी पढ़ रखा है, मैंने आपको ये थोड़ा सा और बता दिया। ए बी पढ़ रखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप इसको माना जाता है, ठीक है। सबसे सामान्य ब्लड ग्रुप इसको मान लिया जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, कौन से ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो हैं, ये माना जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है उनको थोड़ा सा बीमारी की जो स्थिति होती है, रोग की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं, बी वाले और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो उनकी सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ, मैं कोई ये रिसर्च लेकर नहीं आया हूँ कि ये मैंने इतने लोगों पर रिसर्च किया और ये मैंने डाटा, जो मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ब्लड ग्रुप का पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरण होता है ये मैंने आपको समझा ही दिया है गुणसूत्रों की सहायता से। अब लास्ट में जो अपना रोज की क्लास का व्यू होता है, एक स्टोरी जो आपको कुछ मोटिवेशन देगी। आज की स्टोरी मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगा क्योंकि क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है। देखो आज की स्टोरी का जो मेन मोटो है, जो स्टोरी है वो है बाज की। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। वैसे ही पक्षियों का राजा कौन होता है? बाज होता है। पक्षियों का राजा बाज क्यों है, क्या कारण है? अगर बाज की लाइफ स्टोरी आप सुनोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रकृति के अंदर पता नहीं जीव कितना संघर्ष करते हैं, और एक मानव जो है, जो प्रकृति का सबसे बेस्ट क्रिएचर है, सबसे अच्छा प्राणी है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े आलसी होते हैं, जिनके जीवन का कोई टारगेट ही नहीं होता, बस सोया खाया पिया घूमते, बस यही हुआ। बाज जो है, कितनी उम्र है उसकी? हमारी जितनी है, औसत उम्र 70 वर्ष उसकी उम्र है। जब अंडे से बाहर निकलता है तो उस चूजे को उसकी माता के द्वारा, जब उसको उड़ना नहीं आता ना, उस समय उसकी माता के द्वारा पंजू में पकड़ करके और हजारों फीट ऊपर ले जाया जाता है। हजारों फीट ऊपर ले जाया जाता है आकाश के अंदर, सबसे ऊपर ले जाया जाता है आकाश में, और वहां पर ले जाकर के उसको छोड़ दिया जाता है।
ये शुरू से ही रिस्क लेकर के चलता है ये पक्षी, इसलिए राजा बना है ये अपने जीवन की शुरुआत ही रिस्क के साथ करता है, जहां पर एक ही ऑप्शन है, या तो करो या मरो, दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इसके पास। इसकी मदर के द्वारा इसको हजारों फीट की ऊंचाई पर पंजे में पकड़ करके ले जाया जाता है और वहां पर ले जाकर के इस चूजे को छोड़ दिया जाता है। ये चूजा ऊपर से नीचे गिरता है, उसकी माता के द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है और वो हर पल उसके मूवमेंट को देखती रहती है। वो चूजा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है, नीचे आ रहा है लगातार, ऊपर हवा से रगड़ता हुआ, हवा के प्रेशर से घिसता हुआ नीचे आ रहा है, पंख निकल रहे हैं बाहर, एक एक उड़ रहे हैं, लेकिन पंखों को खोल नहीं पा रहा है। कोशिश पूरी कर रहा है उड़ने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है। धरती से कुछ मीटर की ऊंचाई पर, कुछ फीट की ऊंचाई पर वो मादा पक्षी उसको फिर से अपने पंजों की गिरफ्त में पकड़ लेती है, जमीन पर गिरने नहीं देती, उसको एहसास कराती है डर का कि अगर उड़ेगा नहीं तो मरेगा। उसी चूजे को फिर से, उस छोटे पक्षी को फिर से उस मादा के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है आकाश की गहराइयों में। ये तब तक चलता रहता है जब तक वो खुद नहीं उड़ जाता। यानी उसको साहसी बनाया जाता है बचपन में ही कि तेरे को इतनी ऊंचाई तक जाना है जहां से तू सारी दुनिया को देख सके, सब पर राज कर सके, इसलिए वो राजा बनता है। देखो यहां भी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यहां संघर्ष खत्म नहीं हुआ उसका। जब वो 40 साल का हो जाता है तो बाज के साथ वो होता है जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। उसके सामने ऑप्शन एक ही आता है, या तो वो जो संघर्ष इस 40 साल की उम्र में है वो करो या फिर जीवन त्याग दो। वो संघर्ष क्या है? इस 40 साल की उम्र तक आते आते उसकी चोंच जो है वो इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि वो भोजन को पकड़ नहीं पाता। आप लोगों को याद होगा ये चीज़ कि बाज के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने से कई गुना भारी शिकार को पकड़ कर भी आकाश में ले जाता है, उसको भी मार सकता है वो। इसकी चोंच इस उम्र के अंदर इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है कि ये भोजन नहीं कर पाता। पंजों के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अब ग्रिप नहीं कर पाते अच्छे से, उनकी पकड़ जो है वो ढीली हो जाती है। वो मजबूर हो जाता है, असहाय हो जाता है, या तो मर जाए या फिर ये जो चोंच अत्यधिक मुड़ चुकी है इसको तोड़ दे, अपने जो पंजे हैं उनको तोड़ दे। बाज यही करता है। इस उम्र के अंदर वो उड़ान भर करके, पंख भी कमजोर हो जाते हैं, ज़्यादा खुलना बंद हो जाते हैं, वो उड़ान भर करके और पहाड़ों पर जाता है, सुनसान जगहों पर जाता है, चट्टानों पे जाता है जहां दुनिया में और कोई उसको दिखता नहीं हो। क्यों जाता है वहां पर? क्योंकि उसको खुद को खतरा होता है, मेरे को भी कोई शिकार बना सकता है। उस समय वो ऐसे एकांत और सुनसान जगहों पर जाता है जहां उसको और कोई नहीं मिले। इस दौरान वो चट्टानों से टकरा करके अपनी चोंच को तोड़ता है, अपनी चोंच को तोड़ता है। चोंच को तोड़ने के दौरान कितना दर्द होता होगा आप समझ सकते हो। अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, वो खून आ जाता है उसके चोंच में बुरी तरह से, वो जख्मी हो जाता है वो। लेकिन मजबूरी है, या तो इस चोंच को तोड़ ले नहीं तो देह को त्याग दे। जो करना है दोनों में से एक अपना ले। अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पंजों को चट्टानों पर इतना घिसता है कि वो घिस घिस के टूट जाते हैं, वहां भी खून निकलता है। 5 महीने तक, 5 माह तक ये प्रोसेस चलता है। इन 5 माह के अंदर बाज की स्थिति बहुत असहनीय रहती है, बहुत पीड़ा में होता है वो। लेकिन ये 5 महीनों का संघर्ष उसको फिर से नया तरोताज़ा कर देता है। फिर से उसके अंदर इतनी स्टेमिना, नई चोंच आ जाती है, नए पंजे आ जाते हैं, नए पंख आते हैं और वही बाज फिर से फड़फड़ाना शुरू करता है और फिर ऊंचाइयों पर चला जाता है। ये 5 महीने का संघर्ष, ये 5 महीने का संघर्ष फिर से उसको राजा बना देता है। और जब बाकी लोग बरसात से छिपते रहते हैं, वो बादलों की ऊंचाई से पूरी दुनिया को देखता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समय आ चुका है। रीट की परीक्षा सितंबर में घोषित हो चुकी है, निश्चित तिथि नहीं है, संभावित तिथि आ गई है। पटवार भी संभावित तिथि आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आएगा, राजस्थान पुलिस की घोषणा हो चुकी है, ग्राम सेवक भी आएगा। हर वैकेंसी जो अब तक नहीं हुई थी, जिसकी आने की संभावना है कांग्रेस सरकार के अंदर, ये वो 5 महीना शुरू हो चुका है। अगर बाज बनना है तो अपनी चोंच को तोड़ ले भैया, पैरों को घिस ले और सुनसान एकांत में चला जा, अगर तेरे को बाज बनना है तो। नहीं तो ऑप्शन दूसरा है, 5 महीने गुजर जाएंगे, ये नहीं करेगा तो देह त्यागनी पड़ेगी।
कल मैंने जो कहा था, कुछ अलग करना है तो अलग करना भी पड़ेगा, नहीं तो वही रास्ता है, अब तक जो करते हो वही करोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्लास कैसी लगी ये भी बताना। ब्लड ग्रुप का जो मैंने आपको बताया है, क्या इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने आप लोगों को कुछ नया सिखाया, पढ़ाया तो भी खुशी होगी कि आपका रिवीजन करवाया है। इसी के साथ मैं मुकेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।